नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति में आज हम आकर के खड़े हो गए हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां आज बनी हुई हैं, संभवतः मानव इतिहास में इस तरीके की परिस्थितियां पहले नहीं बनी होंगी। ये एक ऐसा वक्त है जिसने बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने खड़ी की हैं, बहुत सारे हमारे विकास के मॉडल के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और साथ में एक हमको मौका भी दिया है कि हम जो मानव जीवन की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, एक गरिमामय जीवन जीने के लिए जो चीज़ें हमको जीवन में हासिल होनी चाहिए, उसके बारे में कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने का, नए मॉडल को एक्सेप्ट करने का और सामाजिक पहल करने का भी एक मौका हमको उपलब्ध कराया है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है खाद्य सुरक्षा का। आज जब हम एक तरफ देख रहे हैं कि सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ रोक दिया गया है और संभवतः इस महामारी से निपटने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक ज़रूरत भी रही है कि हमको तालाबंदी का विकल्प अपनाना पड़ा। सारे जो रोज़गार के विकल्प थे उनको रोक दिया गया। जो लोग पलायन पर थे उनको जहाँ पर वो थे वहाँ पर रोक दिया गया। और ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो समाज के एक बहुत बड़े तबके के सामने खड़ी हुई है, जो हर रोज़ अपना भोजन हासिल करके अपनी ज़रूरत को पूरा करता रहा है। हर रोज़ की उसकी आय से ही उसके परिवार का संचालन होता रहा है। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित होता है। और ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली के तहत हम देखते हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे बस्ती और मोहल्ले में एक राशन की दुकान संचालित होती है। और अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आज की परिस्थिति में इस राशन व्यवस्था ने पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में, लोगों को आंशिक रूप से मदद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो हमको ये पता चलता है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय पर खाद्य सुरक्षा की बहुत गंभीर स्थितियां पैदा हुई थी और तब पहली बार मुंबई में, जो उसे उस वक्त बम्बई कहा जाता है था, वहाँ पर एक ब्रिटिश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली की व्यवस्था शुरू की थी, जिसके तहत 1939 में 1 लाख परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी। और उसी दौरान ये बहुत सारे अनुभव सामने आए थे कि जब विश्व युद्ध चल रहा था तो दुनिया में अनाज की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा बढ़ी थी, क्योंकि पूरे संसाधन जो है वो युद्ध से लड़ने में झोंक दिए गए थे। और उन परिस्थितियों में बहुत दुनिया में, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा की एक चुनौती खड़ी हुई थी। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं देना चाहता हूँ कि भारत में पहली बार जो है वो 30 नवंबर 1942 को खाद्य विभाग की स्थापना का पहला प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 1 दिसंबर 1942 को लागू करना शुरू किया गया था। और इसके बाद 10 दिसंबर 1942 को देश के जितनी भी प्रांतीय सरकारें थीं, उन सरकारों को ये सूचना दे दी गई थी कि भारत में खाद्य विभाग ने अपना काम करना शुरू किया है और इसने मुख्य तौर पर चीनी, नमक सहित जो खाद्य पदार्थ हैं उनके मूल्य और उनके संचालन को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको अपने हाथ में ले लिया है। इसके साथ साथ जो निर्यात की जो पूरी नीति थी, वो नीति भी खाद्य विभाग के तहत इस विभाग के अंतर्गत आई और उसने एक पूरी प्रक्रिया को संचालित करना शुरू किया। और उसके बाद फिर ये एक लगातार बहस चलती रही कि खाद्य विभाग की भूमिका क्या होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण संदर्भ में आपको देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि भारत में कुछ इस तरीके की राशन व्यवस्था होनी चाहिए। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता ही जो है वो सबसे बड़ा विकल्प है, सबसे ज़रूरी एक तरीके से समाधान अगर हम कहें तो आत्मनिर्भरता ही है। हर गांव जो है वो अपनी ज़रूरत का उत्पादन करे और उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करे और उसको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए और ये सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए ये व्यवस्था। ये बात बहुत साफ तौर पर उसमें निकल कर के आई। लेकिन और इसीलिए 1947 से लेकर के अगले 5-6 सालों तक लगातार ये बहस चलती रही कि भारत में इस तरीके की राशनिंग की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, सरकार लोगों को राशन उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी। ये बहुत एक तरीके से बहस चलती रही।
बीच में कुछ समय के लिए राशन व्यवस्था को रोका भी गया। लेकिन विभाजन के बाद जो स्थितियां बनी थीं गरीबी के कारण, खाद्य सुरक्षा के कारण से, फिर से तब इस कार्यक्रम को शुरू करना पड़ा। लेकिन इसका बहुत ढांचागत रूप तब सामने नहीं आ पाया। फिर इसके बाद हम सब जानते हैं कि 1960 के दशक भारत के इतिहास में, कम से कम स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब अलग अलग स्तरों पर भारत ने युद्धों का सामना किया। पड़ोसी देशों के साथ भारत ने उन स्थितियों को निपटने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और 1960 के दशक में ही भारत को कुछ बहुत ही गंभीर और बहुत ही व्यापक असर डालने वाले सूखे और अकालों का सामना भी करना पड़ा। और उसका जो सबसे गहरा असर था वो खाद्य सुरक्षा के ऊपर आया, भुखमरी के हालात बने। वास्तव में हमारे पास लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं था, और इसीलिए आप जानते हैं कि अमेरिका से उसी दशक में अनाज भारत ने लिया था, और उस जो अनाज भारत को भेजा गया था वो अनाज वास्तव में अमेरिका में पशुओं को उपलब्ध कराने के लिए, उनके जो भोजन के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो अनाज भारत को भेजा गया था। इसको PL 480 के नाम से जाना गया, क्योंकि अमेरिका में जब कोई भी सहायता किसी दूसरे देश को दी जाती है तो एक तरीके का उसका एक लोक अधिनियम बनता है, तो इसलिए इसको पब्लिक लॉ 480 कहा गया, और भारत को वो अनाज दिया गया। लेकिन उसके साथ बहुत सारी शर्तें भी आई, और वो शर्तें ये थी कि भारत नई कृषि तकनीकों को अपनाएगा, नई मशीनरी का इस्तेमाल करेगा, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेगा। इन शर्तों के साथ अमेरिका ने हमको उस विपत्ति में मदद की थी, और वास्तव में देखा जाए तो उसी से कहीं ना कहीं भारत की नीति का भी जुड़ाव बनता है। और तब हमने हरित क्रांति की नीति को अपनाया था, जिसमें नई तकनीकों को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया था ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। और उसी वक्त जो है वो जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया, क्योंकि एक तरफ युद्धों का समय था, दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा का समय था। तो एक तरीके से जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा के दो पहलू हैं, कि एक तो हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा किस तरीके से करते हैं, और दूसरा उसका महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम अपने समाज के भीतर जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उनसे लोगों की सुरक्षा कैसे करते हैं। इसलिए किसानों की भूमिका, उत्पादन की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई, और इसीलिए जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया। और 1965 में भारत में एक तरीके से खाद्य नीति जो है, खाद्य सुरक्षा नीति को रूप दिया गया, और उसका मकसद ये था कि किसान जो उत्पादन कर रहे हैं वो एक बड़ी एक तरीके से हम कहें कि बहुत ही विरोधाभासी स्थितियां थी। एक तरफ किसान उत्पादन कर रहा था, लेकिन गरीबी के कारण से बहुत सारे लोग जो हैं वो खाद्यान्न बाज़ार से ख़रीदने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इन परिस्थितियों में जो है वो सरकार ने एक नीति बनाई कि जो उत्पादन है किसानों का वो सरकार खरीदेगी, उसमें अपनी तरफ से रियायत जोड़ेगी और लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराएगी। तो एक रूप में अगर हम देखें तो एक बड़ा पहलू ये बना कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसको भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और उसी के साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी गठन किया गया। तो इसका मतलब है किसानों से खरीदी हो रही थी, भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में अनाज रखा जा रहा था, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों को सस्ती दर पर वो राशन उपलब्ध कराया जाने की एक व्यवस्था शुरू की गई, जिसको आज हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में अपने सामने देखते भी हैं। तो अपने आप में जब हम आज राशन की दुकान के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये लोगों को 1 रुपये या 2 रुपये किलो राशन उपलब्ध कराने के लिए कोई राहत देने वाली नीति है, बल्कि खाद्य सुरक्षा जो है वो भारत की सुरक्षा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि केवल युद्ध या केवल लड़ाई या केवल सशस्त्र संघर्ष ही सुरक्षा का विकल्प है और केवल वही सुरक्षा की नीति है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर देश में खाद्य सुरक्षा होगी, भुखमरी होगी, तो वास्तव में हमारी सुरक्षा पूरी नहीं होती है। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ढांचागत रूप में लिया गया। इस जो भारत की खाद्य नीति बनी उसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि हमारी उस नीति के 4 सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे। सबसे पहला महत्वपूर्ण पहलू था उत्पादन को प्रोत्साहित करना, और इसीलिए किसानों से खरीदी का कार्यक्रम शुरू किया गया, क्योंकि अगर खुले बाज़ार में उनको सही मूल्य नहीं मिलेगा तो शायद किसान प्रोत्साहित नहीं होंगे और उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होंगी।
इसलिए किसानों से खरीदी करके उत्पादन को प्रोत्साहित करना। दूसरा, मूल्य नियंत्रित करना। हम में से कई लोगों ने जो 1960-70 के दशकों की फिल्में देखी हैं, रोटी रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्में देखी हैं, उससे उनको समझ में आता होगा कि काला बाजारी करना, अनाज को भंडार करके रख लेना, फिर उसकी कीमतें बढ़ाना, और फिर जब कीमतें बढ़ जाती हैं उसके बाद उसको बाज़ार में डालना, इस तरीके की चीज़ें बहुत होती रही हैं। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कि काला बाज़ारी को रोका जा सकेगा, मूल्यों को नियंत्रित किया जा सकेगा, ये दूसरा उसका पहलू रहा कि सरकार के भंडार में अगर अनाज रहेगा तो जैसे ही कमी होगी सरकार अपने भंडार से अनाज को जारी कर सकेगी। ये एक दूसरा उसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू था कि जो विपत्ति की स्थितियां बनती हैं, मान लीजिए युद्ध छिड़ गया या फिर किसी तरीके की महामारी आ गई या किसी तरीके से प्राकृतिक आपदा आई, तो उन स्थितियों में हम अपने देश की ज़रूरत को पूरा कर सकें और लोग एकदम से खाद्य सुरक्षा की स्थिति में ना आएँ, उसके लिए हर समय सरकार जो है वो निश्चित मात्रा में अपना भंडार बना करके रखेगी ताकि उन विपत्ति की स्थितियों को से निपटा जा सके। और जो इसका चौथा महत्वपूर्ण पहलू था वो ये था कि देश के हमारे कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अभी पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाते हैं। उनकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको बाहरी मदद पहुंचाना ज़रूरी होता है। मसलन उत्तर पूर्व के क्षेत्र हो सकते हैं या फिर पहाड़ी इलाके हो सकते हैं। तो जहां पर खाद्यान्न की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, सरकार के भंडार से उन क्षेत्रों की ज़रूरत को पूरा करना, ये एक चौथा हिस्सा इस कार्यक्रम, इस नीति का रहा है। तो अपने आप में आप ये देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही संवेदनशील खाद्य नीति भारत की रही है और इसने भारत के कई मौक़ों पर एक तरीके से सुरक्षा भी की है और जिसका बहुत सीधा उदाहरण आज आप कोरोना महामारी के संदर्भ में देख पा रहे होंगे कि आज जब आप 2 या 3 घंटे के नोटिस के ऊपर तालाबंदी कर देते हैं, सब कुछ रोक देते हैं, तो वो आत्मविश्वास कहाँ से आता है? वो आत्मविश्वास आता है कि हमारे किसानों ने बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन किया है, हमको अनाज की सुरक्षा प्रदान की है और हमारे पास एक भंडारण की व्यवस्था भी है और वितरण की व्यवस्था भी है, हमारे पास राशन दुकान भी है। तो इससे हमारी जो नीति बनाने वाले लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ये आत्मविश्वास आता है कि एकदम से समाज के भीतर उथल पुथल की या बहुत ही अराजकता की स्थिति नहीं बनेगी, हम लोगों की ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे। तो उस आत्मविश्वास के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हमारी खाद्य सुरक्षा की नीति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमको उस चीज़ को बहुत संज्ञान में लेना ज़रूरी है। एक जो बात इसमें उल्लेख करना ज़रूरी है कि पहले ये पूरी तरीके से लोकव्यापीकृत नीति रही है, पूरी तरीके से यूनिवर्सलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हकधारक रहा है। 1997 में पहली बार इसमें विभाजन किया गया था जब APL और BPL के क्लासिफिकेशन लाए गए थे कि सस्ता राशन केवल उन्हीं को मिलेगा जो BPL में होंगे और जो APL में होंगे या गरीबी की रेखा के ऊपर होंगे, उन लोगों को ये राशन नहीं दिया जाएगा। और वहाँ से एक तरीके से भारत में एक विभाजन समाज में सामाजिक आर्थिक आधारों पर किया गया। लेकिन आप देखते हैं कि गरीबी की परिभाषा को हम तय नहीं कर पाए। हमको यही नहीं पता है कि वास्तव में हम गरीब किसको मानते हैं, BPL किसको मानते हैं, और इसके कारण से बहुत सारा एक्सक्लूजन हमारे यहाँ पर होता है, बहिष्कार होता है। बहुत सारे वास्तव में जो वंचित और गरीब लोग हैं उनको राशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से लगातार भुखमरी की स्थिति बनी रही है। दूसरी बात जो चुनौतीपूर्ण रही है कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसको संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के योजना के तौर पर माना जाता रहा है, यानी कि ये अपने आप में कोई बाध्यकारी नीति या कार्यक्रम सरकार के लिए नहीं रहा है। तो इसलिए एक बड़ी बहस और रही है कि खाद्य सुरक्षा को हमारे जीवन जीने के अधिकार का जो मौलिक अधिकार है उसके साथ जोड़ करके परिभाषित किया जाना चाहिए। जब तक हम दोनों को जोड़ेंगे नहीं, जीवन जीने के अधिकार को और खाद्य सुरक्षा को, तब तक शायद हम भारत में एक बहुत ही सघन पहल है भुखमरी को ख़त्म करने की, कुपोषण को ख़त्म करने की, हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और इसलिए वो बहस लगातार जारी है। सर्वोच्च न्यायालय में 2001 में एक केस दाखिल किया गया जहां पर यही तर्क उठाया गया कि एक तरफ तो हमारे यहाँ पर इतने सारे कार्यक्रम हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, आंगनबाड़ी है, मध्याह्न भोजन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, हमारे भंडार भरे हुए हैं, उसके बावजूद भी भुखमरी क्यों है, उसके बावजूद भी इतना बड़े स्तर पर कुपोषण क्यों है, भूख से मौतें क्यों होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वक्त ये बताया गया कि हमारे भंडार में लगभग 6.5 करोड़ टन अनाज
भंडारण में मौजूद है, उसके बावजूद भी लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। और ये इतना अनाज है कि अगर इन अनाज की बोरियों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये लाइन जो है वो चंद्रमा तक जा सकती है और चंद्रमा से वापस धरती तक आ सकती है। तो इतना अनाज हमारे किसानों ने पैदा किया है और सरकार ने उसका भंडार किया है। तो इसका मतलब है विसंगति जो है वो वितरण की है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों तक उसके पहुंच में बहुत सारी बाधाएं हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगभग 17 सालों तक चला और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि एक बड़ा आंदोलन रोजी रोटी का अधिकार अभियान खड़ा हुआ। इसमें लगभग 1000 संस्थाओं और संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैदानी स्तर पर बहुत सारे अध्ययन और आकलन किए, जिससे कोर्ट में लगातार ये प्रमाण दिए जाते रहे कि वास्तव में लोगों तक इतना भंडार होने के बावजूद भी खाना नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया इस दौर में हमारे सामने रही और इसका एक बड़ा जो रिज़ल्ट निकला, एक परिणाम हमारे सामने आया वर्ष 2013 में। जो एक योजना भर थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, मातृत्व हक, इन योजनाओं ने कानूनी रूप लिया। यानी कि अब ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो गए। इनको लेकर के हम अदालत में जा सकते हैं, न्यायालय से खाद्य सुरक्षा न्याय की, फूड जस्टिस की मांग कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें ये कहा गया कि 2/3 जनसंख्या भारत की जो है उसको हम सस्ता राशन उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने उसको एक तरीके से कानूनी हक बनाया। दूसरी बात ये हुई कि हर बच्चे को 6 साल से कम उम्र के जो भी हैं उनको, और जो भी गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनको मुफ्त पोषण आहार मिलेगा, किसी भी तरीके का शुल्क उसके लिए नहीं लिया जाएगा। कुपोषित बच्चों को ज़्यादा राशन दिया जाएगा, ज़्यादा पोषण आहार दिया जाएगा ताकि हम कुपोषण को मिटा सकें। स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उनको हम भोजन देंगे ताकि जो कक्षाओं में भूख के साथ बैठ करके बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं उसको, उस स्थिति को बदला जा सके। ये पूरी प्रक्रिया उसके साथ शुरू हुई, उसको कानूनी रूप दिया गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो मातृत्व हक का है कि हमारे यहाँ पर जो महिलाएं हैं, ख़ासतौर पर जो संगठित क्षेत्र में काम नहीं कर रही हैं, सरकारी नौकरी में नहीं है या बड़ी कंपनियों में काम नहीं कर रही हैं, उनको गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के बाद अवकाश का मौका नहीं मिलता है, नवजात शिशु को स्तनपान का मौका नहीं मिलता है। और जिसके चलते हम ये देखते हैं कि बिल्कुल गर्भावस्था के आखिरी दिन तक उनको श्रम करते रहना होता है, काम करते रहना होता है ताकि वो कुछ आय अर्जन कर सकें और परिवार की ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसके कारण से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मातृत्व मृत्यु होती है, कम वज़न के बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे मृत पैदा होते हैं या बिल्कुल जन्म के तत्काल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए नवजात शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। और उसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आराम करने का मौका नहीं मिलता है, पोषण आहार नहीं मिलता है, उनको तनाव से मुक्ति नहीं मिलती है। तो पहली बार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में मातृत्व हक का प्रावधान किया गया, जिसको अभी हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तौर पर देखते हैं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती जो है वो नियमों की आती है, जो पात्रता शर्तें इसमें डाली गई हैं उनकी आती है, क्रियान्वयन की जो बाधाएं हैं उसके साथ हम बहुत सारी चुनौतियों को देखते हैं। अगर हम थोड़ी सी इस बात पे करें कि इसमें चुनौतियां क्या हैं, पीडीएस के बारे में सबसे बड़ी चुनौती पहली ये है कि इसमें केवल गेहूं और चावल का प्रावधान है, जबकि आंदोलनों की और सामाजिक संगठनों की मांग रही है कि इसमें खाने का तेल और दाल का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा में प्रोटीन और वसा का या फैट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये प्रावधान होना चाहिए, ये पहली बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमको लगातार इसकी मांग को करते रहना है। दूसरी बात जो है वो है यूनिवर्सलाइजेशन की, कि 2/3 जनसंख्या को जब आप टारगेट करते हैं तब बहुत सारे वंचित लोग जो हैं वो और ज़्यादा वंचित होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं, उनको राशन नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि आप इसका यूनिवर्सलाइजेशन कीजिए और 100% जनसंख्या को इसके अंदर शामिल कीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट के साथ जुड़ा हुआ मामला है, मौलिक अधिकार के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और मौलिक अधिकारों में आप टारगेटिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति का होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो खाद्य सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है, इसलिए इसका यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। फिर इसके बाद जिसको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, जिसको बहुत अच्छी गुणवत्ता का चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, तेल चाहिए, वो बाज़ार से जाकर के ले सकता है, कंपनियों से ले सकता है, मॉल से ले सकता है। लेकिन राशन की दुकान जो है वो सबके लिए खुली होनी चाहिए, सबको उसके हक होने चाहिए। तीसरी बात जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बहुत ज़रूरी हम मान के चलते हैं वो है इसमें लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, इसकी निगरानी की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।
तो ये पीडीएस के बारे में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो आंगनवाड़ी के बारे में और पोषण आहार के बारे में ज़रूरी है कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, पूरक पोषण आहार की बात करता है। जबकि ज़रूरत यह है कि हम इसको, अब जो आज हम देख रहे हैं, कोरोना ने हमको बता दिया है कि अभी बच्चों को पूरक पोषण आहार की नहीं, संपूर्ण पोषण आहार की ज़रूरत है। इसलिए हमको एक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है कि पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए। जो कराया जा रहा है उसकी जगह पर अब कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोग्राम किया जाए, ताकि बच्चे भूखे ना रहें, वो कुपोषण के दायरे से बाहर आ सकें। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरी बात जो इसमें यह है वो है कि आंगनवाड़ी के ढांचागत सुधार की ज़रूरत है। उसको सुधारा जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे उसके अंदर आ सकें। और जो अभी एक क्लासिफिकेशन जाने अनजाने में होता है कि ये केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब या ग्रामीण बच्चों के लिए है, ये वाली जो भावना है, इस भावना को दूर करने की हमको ज़रूरत है। तीसरी जो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है पोषण आहार के बारे में वो ये है कि इसमें जो व्यवस्था है वो बहुत केंद्रीयकरण की कोशिशें लगातार सरकारों की तरफ से होती रही हैं, जिसके कारण से बहुत सारे ठेकेदार और कंपनियां इसमें जाते हैं जो मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, बहुत सारी कंपनियों ने इसमें बहुत बड़े स्तर पर मुनाफा कमाया है। इसलिए ये केंद्रीयकरण जो है पोषण आहार बनाने का, पोषण आहार के वितरण का, ये केंद्रीयकरण की व्यवस्था को बदल करके विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। ये कोरोना ने भी हमको सिखाया है, क्योंकि विकेंद्रीकृत व्यवस्था जो हमारे सेंट्रलाइज प्लांट थे वो पूरक पोषण आहार नहीं बना पाए, उन प्लांट्स को बंद हो जाना पड़ा और आखिर में हमारी व्यवस्था को विकेंद्रीकरण करना पड़ा। और जो स्वयं सहायता समूह या गाँव के जो महिलाओं के समूह हैं, उन्होंने ही पोषण आहार बनाने की और बच्चों और महिलाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और वो सफलता के साथ बहुत हद तक इसको निभा भी पा रहे हैं। तो ये जो सीख है उसने हमको ये बताया है कि विकेंद्रीकरण बहुत ज़रूरी है पोषण आहार का, और कंप्लीट न्यूट्रिशन करना ज़रूरी है। स्थानीय साधनों और संसाधनों का उपयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये नीति जो है वो स्थायी नीति बननी चाहिए कि इसका विकेंद्रीकरण हो। ये एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है और इसको ये हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए। और समाज को भी ये चीज़ सीखना पड़ेगी कि आंगनवाड़ी जो है या आंगनवाड़ी जैसे जो कार्यक्रम हैं, आईसीडीएस जैसे जो कार्यक्रम है, उसमें किसी तरीके का भेदभाव ना करें, उसको सामाजिक वर्गीकरण ना करें और हर बच्चे के लिए वो प्रावधान उसमें होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसी तरीके से मध्याह्न भोजन की बात भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्याह्न भोजन में भी जो अभी खाना उपलब्ध कराया जाता है वो अभी उसके जो मानक हैं वो पर्याप्त मानक नहीं हैं। उसको पूर्ण भोजन के तौर पर कन्वर्ट किया जाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण किया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत हमारे सामने उभर करके आ रही है। और ये कोरोना के समय में भी हमको दिखा है कि जो हमारी, जैसे अभी जो मध्याह्न भोजन में जो प्रावधान होते हैं वो ये मान करके चला जाता है कि स्कूलों में, खासतौर पर जो ये जो कार्यक्रम चलता है वो सरकारी स्कूलों में और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चलता है और उन स्कूलों में उपस्थिति बहुत कम होती है। इसीलिए केवल 60% उपस्थिति को मानक माना गया है और 60% उपस्थिति के मानक के आधार पर ही अनाज का आवंटन होता है या पैसे का आवंटन होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही विसंगतिपूर्ण स्थिति है कि आज जब कोविड की महामारी के समय पर बच्चों को मध्याह्न भोजन की सहायता दी जा रही है या जो आवंटन किया जा रहा है या जो सूखे राशन का प्रावधान किया जा रहा है, वो राशन केवल 60% बच्चों की उपस्थिति के मान से ही किया जा रहा है, जबकि ज़रूरत 100% बच्चों की है। ये स्थिति हमको बदलने की ज़रूरत है कि जो टारगेटिंग वाला अप्रोच है, इस टारगेटिंग वाले अप्रोच को बदला जाए, इसको ख़त्म किया जाए। ये हमको कहीं ना कहीं बहुत सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कैसे हम एक नई व्यवस्था को खड़ा करेंगे और यूनिवर्सलाइजेशन होगा। और अगर इसमें कहीं लीकेजेस होते हैं, कहीं भ्रष्टाचार होता है, तो उसके लिए निगरानी की व्यवस्था को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, सोशल ऑडिट की व्यवस्था को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जो लोग गलत करते हैं उनको दंडित किए जाने की ज़रूरत है। इसका जो राजनीतिकीकरण हुआ है, इसमें बहुत सारी जो राजनीतिक ताकतें हैं वो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होती हैं, उसको हटाने की राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाने की ज़रूरत है। ये एक सबसे बड़ा सवाल खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि खाद्य सुरक्षा की जो अवधारणा है, उस अवधारणा में हर व्यक्ति की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ज़रूरी है। केवल अनाज जो है वो खाद्य सुरक्षा नहीं है, ये समझना ज़रूरी है।
खाद्य सुरक्षा का जो पहलू है वो सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ भी जुड़ा हुआ है कि हमारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं विकसित हुई हैं, सांस्कृतिक सोच विकसित हुई है और उसके आधार पर हमारा जो भोजन की थाली का निर्माण हुआ है, हम जो भी खाते हैं, चाहे हम समुद्र के अगर हम किनारे रहते हैं, तटीय इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पर खाद्य सुरक्षा के भोजन के तरीके अलग अलग हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं या ठंडे इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर खाद्य सुरक्षा की परिभाषा अलग किस्म की है, वहाँ पर भोजन में अलग अलग तरीके की सामग्री होगी। ये सारी चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है और इसीलिए ज़रूरत है कि हम भोजन के तौर तरीकों के आधार पर भेदभाव ना करें। शाकाहार मांसाहार के आधार पर हमारी धार्मिक मान्यताएं मानने का हमको पूरा अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे को प्रताड़ित करने का, भेदभाव करने का, उनको नीचा दिखाने का, उनके साथ हिंसा करने का ये अधिकार किसी भी को भी नहीं है। किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं है, किसी भी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं है। हमको ये सुनिश्चित करना है कि लोगों की अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको हम किस तरीके से सम्मान देते हैं। और यही बात फ्रेटर्निटी के तौर पर या बंधुत्व के तौर पर हमारे संविधान में शामिल है कि हम खान पान, रहन सहन के आधार पर, लोगों के धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी भी तरीके से उनके साथ कोई भेदभाव ना करें। और जो हमने अभी पिछले 70 सालों में वास्तव में सीखने में कहीं ना कहीं कोताही बरती है, हम बहुत नहीं सीख पाए हैं, इसलिए आज हमको वो बहुत भेदभाव कोरोना की महामारी के समय पर दिखाई भी देता है कि बहुत सारे स्तरों पर भोजन के साथ सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, इलाज के साथ, बीमारी के साथ सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। उसको रोकना बहुत बड़ी ज़रूरत हमारे सामने निकल के आती है और ये हमारी सबकी साझा जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की खाद्य सुरक्षा के बारे में विशेष तौर पर चिंतित हों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की खाद्य सुरक्षा के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखें, किशोरी बालिकाओं के बारे में विशेष तौर पर पहल करें। और जो समाज के सबसे वंचित तबके हैं, अपने पास जो संसाधन हैं, निजी तौर पर जो संसाधन हमारे पास हैं, उन संसाधनों को साझा करने की प्रक्रिया में जाएं और सरकार को भी ये बाध्य करें कि वो किसी भी तरीके की टारगेटिंग या किसी भी तरीके का वर्गीकरण या किसी भी तरीके का लक्षितीकरण इन योजनाओं के भीतर ना करे। ये हमको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, एक व्यापकता की ज़रूरत है, सांस्कृतिक पहलुओं को समझने की ज़रूरत है, भेदभाव को मिटाने की ज़रूरत है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा से ही उसकी स्थिति से ही हम ये साबित कर सकते हैं कि हम वास्तव में एक सभ्य समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे समाज में बंधुत्व की भावना है या नहीं है, हम अपना अनाज उत्पादन करने वाले का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, या हम केवल जो है वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भुखमरी को बढ़ावा देते हैं, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भुखमरी को बढ़ावा देते हैं। ये स्थितियां हमको बदलने की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है कि कोई भी देश जो भुखमरी का शिकार है, खाद्य सुरक्षा का शिकार है, वो कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है, ताकतवर नहीं हो सकता है। हमारी अंदरूनी ताकत इसी बात से सिद्ध होती है कि हमारे देश के लोग कितने ताकतवर हैं, वो कितने सुपोषित हैं, उनके पास कितना भोजन है, वो किस हद तक खाद्य सुरक्षा का सामना कर पाने की स्थिति में है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र मानक है। इसका किस तरीके से हम सम्मान करते हैं, किस तरीके से व्यवस्था बनाते हैं, ये हमको देखने की ज़रूरत है और इसी के आधार पर हम शायद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला पाएंगे। इससे संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो ज़रूर इसको हम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और इस संवाद को हम जितना आगे से ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं, वो संवाद को आगे लेके जाने की हमको कोशिश करना चाहिए। और ज़रूरी है कि खाद्य सुरक्षा को हम स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ और स्वास्थ्य की सुरक्षा को खाद्य सुरक्षा के साथ जोड़ करके देखने की कोशिश करें और अपनी भूमिका को निर्धारित करें कि देश को खाद्य सुरक्षित करने में हमारी भी अपनी क्या भूमिका हो सकती है। नमस्कार।